जय हिंद। आज क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं। यह इस चैप्टर का दूसरा भाग है। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इटली का एकीकरण को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में देखा जाए तो इटली कोई राष्ट्र नहीं था, बल्कि यह एक सिर्फ भौगोलिक नाम था जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे और यह कई टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ पे कई अलग अलग राज्य थे। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी और इतने राज्यों में टूटे होने के कारण इन लोगों में अलगाव की भी भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये कई राज्यों में टूटा हुआ है, स्वतंत्र राज्य बना हुआ है, तो एक भौगोलिक समस्या तो है ही इटली का एकीकरण करने में। इसके अलावे कुछ और भी समस्याएं थी, जैसे कि इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस अपना हस्तक्षेप करते थे, अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था। तो जब भी इटली के एकीकरण की बात होती थी तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप करते थे, इसका विरोध करते थे कि इटली का एकीकरण नहीं होना चाहिए। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी और आज जो इटली की राजधानी है रोम, वो भी उस समय पोप के प्रभाव में था। वहाँ पे पोप का अधिकार था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। और जो रोम का पोप था वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, परंतु उसका नेतृत्व पोप करे। पूरे इटली का जो शासन व्यवस्था है वो पोप के अंदर होए, न कि किसी राजा के, किसी शासक के। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। तो ये सब कुछ समस्याएं तो थी ही, साथ ही कुछ आर्थिक और प्रशासनिक कारण भी थे जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो रहा था। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो इतने सारी कमियां होने के बावजूद, इतने खामियां होने के बावजूद भी 19वीं सदी के शुरुआत से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जाग रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। जो भी फ्रांस में घटनाएं हो रही थी, जो भी वहाँ पे क्रांति हो रही थी, उसका भी प्रभाव इटली पर पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नव जागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो नेपोलियन भी जिस तरह से वह काम कर रहा था और जिस तरह से उसका सैन्य अभियान चला, वो भी कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था। जब इटली विजय अभियान पर निकला था तो नेपोलियन विजय अभियान पर निकला था तो उसने इटली को जीत लिया था और उसे 3 गणराज्यों में गठित किया था, 3 गणराज्यों में बांट दिया था, जिसका नाम सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य था। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। तो इस तरह से जो इटली बंटा हुआ था उसको एक शासन व्यवस्था के अंदर लाया। वहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसको भी सुधारा और इसे 3 गणराज्यों में जोड़ दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नेपोलियन ने इटली का एकीकरण कुछ हद तक किया था। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आए। इन सबों को देखकर वहाँ के जनता में एक नया जागरूकता आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों पीडामाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी।
तो यहाँ पे कल के वीडियो में देखे थे, पढ़ाए थे कि जिस तरह से नेपोलियन काम कर रहा था तो उससे बाकी के जो यूरोपियन राष्ट्र थे उसे यह पसंद नहीं था और वे लोग नेपोलियन को हटाना चाहते थे और इसी के लिए वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया था। और उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था जिसे वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह 1815 में हुआ था। इस सम्मेलन का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू करना और इसी उद्देश्य से इटली के दो राज्य पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण किया जाता है ताकि फिर से वहाँ पे पुरातन व्यवस्था को लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इटली के एकीकरण का एक रास्ता बन रहा है, एक दिशा तय हो रहा था। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। तो यहाँ पे इटली में कुछ सुधार के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए वहाँ के लोगों ने 1820 ईस्वी से ही आंदोलन करना शुरू कर दिया था। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया और वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने एक संगठन, एक दल का निर्माण किया जिसका नाम है कार्बोनरी। यह एक गुप्त दल था जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। तो जो मेजनी है वो भी कार्बोनरी संगठन से संबंध रखता था। सवाल भी पूछा जाता है कि मेजनी का संबंध किस दल से था, तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बोनरी। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका। तो कल के वीडियो में बताए थे कि जब जब फ्रांस में क्रांति हुई है उसका प्रभाव पूरे यूरोपीय देश पर पड़ा है। तो इटली भी जब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा था और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया था। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। तो जब 1830 में फ्रांस में क्रांति होती है तो उसका प्रभाव इटली पे भी पड़ता है। इटली के लोग भी अपने देश में, वहाँ इटली में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और इसका फ़ायदा मेजनी उठाना चाहता है और इस फायदे को उठा करके वो इटली को, उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करके वहाँ पे गणराज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। परंतु ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, वो ये जो आंदोलन हो रहे थे इन आंदोलनों को वो दबा देता है और मेजनी को इटली से भागना पड़ता है। अब पढ़ना है मेजनी के बारे में। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। तो मेजनी एक साहित्यकार भी था और गणतंत्र में ये विश्वास रखता था और एक योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। परंतु इसमें कमी ये थी कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसको यह बेहतर रूप से समझ नहीं पाता था, वो समझ नहीं रखता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे और यही कारण था कि इसमें आदर्शवादी गुण ज़्यादा था, ये अच्छी बातें ज़्यादा सोचता था, जबकि इसमें व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। तो जब 1830 की फ्रांस की क्रांति होती है और इटली में जब आंदोलन शुरू होता है तो उसको मेटरनिक के द्वारा दबा दिया जाता है और इसमें देखा जाए तो मेजनी की हार हो जाती है, लेकिन ये हार नहीं मानता है। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति के दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा और 1830 के बाद जब 1848 में फ्रांस की क्रांति होती है तो इसका भी प्रभाव पूरे यूरोपीय राष्ट्र पे पड़ता है और
इस क्रांति के बाद मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया छोड़ के भागना पड़ता है, उसे इस्तीफा देना पड़ता है। और इसके बाद इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन होता है। मेजनी फिर से इटली में आता है, इटली वापस लौटता है। मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, और जैसे ही मेजनी इटली में आता है तो वह पूरे इटली का एकीकरण करके उसे एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना चाहता है। जबकि सर्डिनिया पीडामाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। तो यहाँ पे जो सर्डिनिया पीडामाउंट का शासक है चार्ल्स एल्बर्ट और जो मेजनी है, इन दोनों के विचारों में टकराव होता है। एकीकरण दोनों करना चाहता है, परंतु मेजनी चाहता है कि इटली का एकीकरण करके इसे एक गणराज्य यहाँ पे स्थापित किया जाए, जबकि चार्ल्स एल्बर्ट चाहता है कि इटली का एकीकरण हो, परंतु वो उसके राज्य में मिल जाए और वहाँ पे राजतंत्र का स्थापना हो। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था, और एक तरफ था पोप जो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, परंतु वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो। तो अगर इतने में देखा जाए तो इटली में 3 लोग हैं, एक तरफ है मेजनी, एक तरफ है चार्ल्स एल्बर्ट और एक तरफ है पोप, इटली का पोप। और ये तीनों ही चाहता है कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन तीनों के विचारधारा अलग अलग हैं। मेजनी इसे गणराज्य बनाना चाहता है, चार्ल्स एल्बर्ट जो है वो इसे अपने राज्यों में मिलाकर इटली का एकीकरण करना चाहता है और वहाँ पे राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। जबकि पोप जो है वो भी चाहता है कि इटली का एकीकरण हो, परंतु वो उसके पक्ष में हो, धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण हो। तो इस तरह से देखा जाए तो विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो ये विचार जो है इनमें टकराव हो रहा था, और इन टकराव के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, रास्तों में रुकावट आ रही थी। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। आगे चल के जो इटली है उस पर ऑस्ट्रिया का आक्रमण होता है, और इसमें सर्डिनिया के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, उनकी हार हो जाती है। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, और जो यहाँ पे एकीकरण का बात चल रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, उसे भी ऑस्ट्रिया द्वारा कुचल दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मेजनी का फिर से एक बार हार हो जाती है, और वो फिर से इटली छोड़कर भाग जाता है, वहाँ से चला जाता है। अब है इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। वो था पहला चरण, यह है द्वितीय चरण। इसमें क्या होता है, 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास देखा जाए तो असफल तो रहा है, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। तो एक तरफ देखा जाए तो इसमें मेजनी की हार तो हुई है, दोनों बार जब जब वो कोशिश किया इटली का एकीकरण करना, तब तब इसकी हार हुई, परंतु इसका कहीं ना कहीं एक फायदा ये हो रहा था कि इटली के लोगों में जन जागरूकता बढ़ रही थी, लोग जाग रहे थे, और उनमें राष्ट्रवाद की भी भावना तीव्र हो रही थी, राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी। इटली में सर्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। तो जब चार्ल्स एल्बर्ट की हार हो जाती है, वो ऑस्ट्रिया से युद्ध में हार जाता है, तब सर्डिनिया पीडामाउंट में एक नया राजा आता है जिसका नाम है विक्टर इमैनुएल। यह राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था, इसे अपने राष्ट्र के प्रति लगाव था, और ये अपने प्रयास द्वारा इटली के एकीकरण का कार्य जारी रखता है। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। ये सवाल भी आता है कि विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो काउंट काबूर को। या ये भी सवाल आता है कि विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। तो काउंट काबूर के बारे में पढ़ते हैं।
काउंट काउर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। तो काउंट काउर एक राजनीतिक था, कूटनीति वाला व्यक्ति था और राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था। और उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा कोई अगर बाधा है, कोई रुकावट है, तो वो है ऑस्ट्रिया। अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और जैसा कि बताया गया है कि काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधा मानता था इटली के एकीकरण में, और ये एक अच्छा सफल कूटनीतिज्ञ था। तो अब इटली के एकीकरण करने के लिए काउंट काबूर अपना कूटनीति शुरू करेगा और वो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती करेगा। 1853-54 की क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। देखिए किस तरह से काउंट काबूर अपना कूटनीति चला रहा है। होता यह है कि 1853-54 में फ्रांस क्रीमिया के युद्ध लड़ रहा था और इस युद्ध में काउंट काबूर जो है वो फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर देता है कि मैं फ्रांस के तरफ से हूँ, फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस इससे किसी भी प्रकार का मदद नहीं मांगता है और ये बिना मदद मांगे ही फ्रांस की मदद करने लगता है क्रीमिया के युद्ध में। काउंट काबूर का कहना था कि इटली का एकीकरण क्रीमिया नामक युद्ध के कीचड़ में ही हो सकता है। मतलब जो क्रीमिया की युद्ध है उसी के फायदा उठा करके फ्रांस को अपने में मिलाएगा और फिर फ्रांस से मिलकर के ऑस्ट्रिया को हराएगा और इस तरह से वो इटली का एकीकरण करना शुरू करेगा। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। तो जिस तरह से काउंट काबूर ने अपना कूटनीति चलाया, इसका फायदा भी इसे हुआ। युद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया था। इसको भी वहाँ पे बुलाया गया, काउंट काबूर को भी उस सम्मेलन में बुलाया गया था। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि काबूर का महत्व यूरोपीय देशों में बढ़ गया, एक अच्छा खासा इमेज बन गया। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और देखा जाए तो काउंट काबूर तो ऐसे मौके के तलाश में ही था। जैसे ही उसे मौका मिला तो सम्मेलन में काउंट काबूर ने ये घोषित कर दिया कि ऑस्ट्रिया इटली में जो हस्तक्षेप करता है वो गैर कानूनी है, उसे कोई हक नहीं है कि वो इटली में हस्तक्षेप करे। जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया और इससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप के देश जो हैं वो इटली की ओर ध्यान देने लगे। काउंट काबूर ने बाकी यूरोपीय देशों का ध्यान अपने तरफ खींचता है। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना देता है। तो ये था काउंट काबूर की कूटनीति। काउंट काबूर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। तो अब यहाँ पे आगे और काउंट काबूर की कूटनीति देखने को मिलेगा। यह नेपोलियन III के साथ एक समझौता करता है, जिसके तहत फ्रांस कहता है कि अगर कभी पिडमाउंट में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करेगा तो फ्रांस अपनी सेना से उसका मदद करेगा और इसके बदले काउंट काबूर फ्रांस को अपना 2 रियासत नीस और सेवाय देता है। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। और आगे क्या होता है कि फ्रांस काबूर से कहता है कि आप उत्तर इटली और मध्य इटली में जा करके जनमत संग्रह करवाइए। अगर वहाँ के जनता पिडमाउंट में मिलना चाहता है तो फ्रांस इसमें किसी भी तरह से विरोध नहीं करेगा, वो बीच में नहीं आएगा। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय असीमता के साथ खिलवाड़ किया। तो जब काउंट काबूर
फ्रांस को नीस और सेवाएं दे देता है, तो इस बात के लिए इसकी आलोचना की जाती है कि उसने इटली के राष्ट्रीयता के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उसे ये दोनों राज्य नहीं देना चाहिए था, ये दोनों रियासतें नहीं देना चाहिए था। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली का एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। लेकिन उस समय इटली तो एक राष्ट्र ही नहीं था, तो फिर राष्ट्रीयता असीमता की तो यहाँ पे बात ही नहीं थी। यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। तो अगर ये दो राज्य खोने के बाद भी इटली का एकीकरण हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इटली का एकीकरण करना इतना आसान नहीं था। और इसमें एक समस्या ये थी कि फ्रांस के मदद के बिना इटली का एकीकरण करना काउंट काबुर के दृष्टि से संभव नहीं था। इसलिए काउंट काबुर को किसी भी रूप में फ्रांस को अपनी ओर लाना था, चाहे वो युद्ध में मदद करके करे या उसे बदले में दो रियासतें ही क्यों न गंवाना पड़े। लेकिन इतना के बाद भी अगर इटली का एकीकरण हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इस बात को काउंट काबुर बहुत अच्छे से समझ रहा था। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद का कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से पराजित होने लगी। तभी क्या होता है कि 1859 में पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के सीमा को लेकर के दोनों में विवाद हो जाता है। और जैसा कि फ्रांस पहले बोला था कि अगर कभी ऑस्ट्रिया पिडमाउंट में हस्तक्षेप करेगा तो फ्रांस अपनी सेना से मदद करेगा, तो वो करता भी है, क्योंकि जब सीमा संबंधी विवाद होता है तो इसके कारण युद्ध आरंभ हो जाता है। और इस युद्ध में इटली के समर्थन में, पिडमाउंट के समर्थन में फ्रांस ने अपना सेना उतार दिया, वो अपने वादे को निभाया, और इसके कारण ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह से हार जाती है। ऑस्ट्रिया एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। तो ऑस्ट्रिया का एक जगह था जिसका नाम था लोम्बार्डी, उस पर पिडमाउंट का कब्जा हो जाता है। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थक में बड़े जैन सलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। अब होता क्या है कि नेपोलियन 3 से जब ये संधि करता है तो वो तो बोल देता है कि अगर काउंट काबुर को बोलता है कि यदि उत्तर इटली और मध्य इटली में जन संग्रह कराओ, अगर वहाँ के जनता पिडमाउंट मिलना चाहता है तो फ्रांस को उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु जब युद्ध चलते रहता है पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के साथ, तो फ्रांस की सेना भी पिडमाउंट की तरफ से लड़ रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि नेपोलियन घबरा भी रहा था इस बात से कि उस टाइम पे इटली में राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी। उत्तर और मध्य इटली के जनता काबुल का समर्थन कर रहे थे, और इस बात से कहीं ना कहीं नेपोलियन 3 जो है वो घबरा रहा था, डर रहा था कि कहीं सच में एकीकरण न हो जाए, क्योंकि उसे लगता था कि इटली का एकीकरण नहीं हो पाएगा। परंतु अभी काउंट काबुल का समर्थक की संख्या बढ़ गई थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। तो युद्ध चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन देखता है कि काउंट काबुल के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, उत्तर और मध्य इटली के जनता काउंट काबुल का समर्थन कर रहे हैं, तो वो इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। और जैसे ही वेनेशिया पर विजय प्राप्त होता है पिडमाउंट का, नेपोलियन अपनी सेना को वापस बुला लेता है। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन 3 ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी, और वो युद्ध समाप्त करता है और कहता है कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट आपस में मध्यस्थता कर ले, समझौता कर ले। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। तो जब ये मध्यस्थता होती है तो पिडमाउंट जो है वो ऑस्ट्रिया के 2 जगह को जीत जाता है, एक का नाम है लोम्बार्डी और एक का नाम है वेनेशिया। परंतु जब मध्यस्थता होती है तो इसमें फैसला लिया जाता है कि जो 2 राज्य पिडमाउंट जीता है
उसमें से एक राज्य वो रख ले जिसका नाम है लोम्बार्डी, और दूसरा राज्य ऑस्ट्रिया को वापस कर देवे जिसका नाम है वेनेशिया। तो ये समझौता यहाँ पे किया जाता है। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, और इस तरह से कहीं ना कहीं इटली का राज्य अब बड़ा हो गया था, क्योंकि उसमें अब लोम्बार्डी भी मिल गया था। परंतु काबुल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था, लेकिन इससे काबुल को अभी जो कहा संतुष्टि नहीं था। वो उसका मेन जो फोकस था वो था मध्य इटली और उत्तरी इटली का एकीकरण करना। अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस को निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। और तब यहाँ पे फिर से काउंट काबूल अपना कूटनीति चलाता है, और वो कहता है फ्रांस के राजा नेपोलियन को कि मैं अपना सेवाय प्रदेश आपको दे दूंगा, आप ऑस्ट्रिया पिडमाउंट के जो युद्ध है उसमें निष्क्रिय रहिएगा, आप कुछ मत बोलिएगा, और इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय जब किया जाएगा तो आप इसमें विरोध नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से वो फ्रांस को अपने पक्ष में फिर से एक राज्य दे करके कर लेता है। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। नेपोलियन इस बात के लिए तैयार हो जाता है, परंतु वह एक शर्त रखता है कि जहां भी आप विलय करेंगे, जिस इटली के जोन से भाग को भी आप विलय करेंगे अपने राज्यों में, तो वहां पे सबसे पहले जनमत संग्रह करवाएंगे, वहां के जनता चाहेगी तभी आप उसका विलय अपने राज्य में करेंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे काउंट काबूल को पता था कि जो इटली के उत्तरी या मध्य इटली के जो जनता है वो पिडमाउंट के समर्थक है, काउंट काबूल का समर्थक है, तो यदि वो जनमत संग्रह भी करवाएगा तो भी वो जीत जाएगा वो और इटली का एकीकरण कर लेगा। इसलिए वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि जिस भी राज्य को वो अपने में विलय करेगा वहाँ पे जनमत संग्रह करवाएगा। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासतों जिसमें कि परमा, मोडेना, टस्कनी, फबारा, बेलाजोना आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इससे पुष्ट भी कर लिया। तो जब 1860-61 में जब ये बाकी के राज्यों को अपने में विलय करना शुरू करता है, इटली के बाकी राज्यों को, तो इसमें सिर्फ रोम को छोड़कर, जहाँ पे पोप का प्रभाव था उसे छोड़ करके बाकी उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासतों को वो अपने आप में मिला लेता है, अपने राज्य में मिला लेता है, जिसमें कि परमा था, मोडेना था, टस्कनी था, फबारा था और बेलाजोना जैसे और भी रियासतें थे, उसे अपने राज्य में मिला लेता है, वो भी जनमत संग्रह करके, क्योंकि वहाँ के लोग काउंट काबूल का समर्थन कर रहे थे, इसलिए ये इसमें सफल होता है। काउंट काबूल उत्तरी और मध्य इटली का लगभग एकीकरण करने में सफल रहा। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका, और इधर जो ऑस्ट्रिया था वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पिडमाउंट को फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त था। अगर वो किसी तरह का हस्तक्षेप करता तो उसे फ्रांस और इंग्लैंड से भी युद्ध करना पड़ता है, इसलिए वो कोई भी कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण के समस्या से भी जूझ रहा था, और उसी टाइम पे जब इटली का एकीकरण की बात हो रही है, जब चल रही है, उसी टाइम पे जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा था और ऑस्ट्रिया उसमें भी हस्तक्षेप करता था, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पास ऑस्ट्रिया के पास दो समस्याएं थी, एक तरफ इटली का एकीकरण और दूसरी तरफ जर्मनी का एकीकरण। तो इन दोनों समस्याओं से जूझ रहा था, ऊपर से इटली के समर्थन में फ्रांस और इंग्लैंड भी था, इस कारण से ये कुछ कर नहीं पाता है। जब इटली का काउंट काबूल एकीकरण करता है तो ऑस्ट्रिया इसमें कुछ खास नहीं कर पाता है, उसे चुपचाप वह इस चीज को देखते रहता है। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुएल को शासक माना।
तो देखा जाए तो 1862 आते आते तक सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ के, एक जो वेनेशिया है जो कि ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, और एक इटली का रोम जो कि पोप के प्रभाव में था, इन 2 रियासतों को छोड़कर बाकी जितने भी रियासतें थी उसका विलय हो गया था, रोम में हो गया था, और इन सभी ने विक्टर इमैनुअल को अपना शासक मान लिया था। इसी बीच में एक घटना होता है कि इसी बीच में एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम है गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। जिस टाइम पे काउंट काउर इटली के एकीकरण के लिए इतने सारे कूटनीतिज को चला रहा है, उसी समय पे एक और व्यक्ति था जिसका नाम था गैरीबाल्डी, जो हथियारों के साथ क्रांति कर रहा था और दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण कर रहा था और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो वह एक नाविक था और मेजनी के विचारों का वह समर्थक था। मेजनी भी गणतंत्र का समर्थक था और गैरीबाल्डी भी गणतंत्र का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। तो पहले गैरीबाल्डी जो है वो मेजनी का समर्थक था, उसके विचारों का समर्थक था। वो भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और वहाँ पे गणतंत्र का स्थापना हो, परंतु बाद में यह काउंट काबूल के प्रभाव में आ जाता है और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन जाता है। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। तो गैरीबाल्डी यहाँ पे अपने कर्मचारी और जो सेवक थे उसका उन सबको मिलाकर के एक सेना तैयार करता है, हथियारबंद सेना बनाता है। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थक बन गए। तो गैरीबाल्डी अपना सेना तैयार करता है और इटली के 2 प्रांत है जिसका नाम है सिसिली और नेपल्स, वहाँ पे आक्रमण कर देता है। जब यहाँ पे आक्रमण करता है तो यहाँ के जनता भी गैरीबाल्डी का समर्थन करता है, क्योंकि यहाँ पे बुर्बो राजवंश का शासन था और बुर्बो राजवंश पे ज़्यादातर जो राजा देखा जाए, चाहे वो लुई 16 हो या चार्ल्स दशम हो, एक निरंकुश शासक था जिससे यहाँ के जनता तंग हो चुकी थी और यही कारण है कि यहाँ के जनता भी गैरीबाल्डी का समर्थक बन जाता है। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। तो गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स को जीत जाता है और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करता है और जो पिडमाउंट के राजा थे विक्टर इमैनुअल, उनके प्रतिनिधि के रूप में वह सत्ता वहाँ के सिसिली और नेपल्स को संभालता है। वस्तुतः काबूल के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे। अगर देखा जाए तो काबूल के विचार अलग थे और गैरीबाल्डी के विचार अलग थे, परंतु काबूल ने उसकी दक्षिणी अभियान का समर्थन किया था। लेकिन दोनों के विचार अलग होते हुए भी जिस तरह से गैरीबाल्डी दक्षिणी अभियान को चला रहा था, काउंट काबूल इस बात के लिए गैरीबाल्डी का समर्थन किया था। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तब काबूल ने गैरीबाल्डी से इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। 1862 में जब गैरीबाल्डी अपना सैन्य शासन आगे बढ़ाता है, आगे कब्जा करने के लिए युद्ध की तैयारी करता है, तो उसका अगला टारगेट होता है रोम। वह रोम पर आक्रमण करने का प्लानिंग करता है, लेकिन इस बार काउंट काबूल गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करता है। इसीलिए कहा गया है कि इन दोनों के विचार नहीं मिलते थे। गैरीबाल्डी के दक्षिणी अभियान का काउंट काबूल समर्थन करता है, परंतु जब 1862 में गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण करने का अभियान शुरू करता है, योजना बनाता है, तब काउंट काबूल इसका विरोध करता है और रोम के रक्षा के लिए पिडमाउंट का सेना भेज देता है। मतलब एक तरफ काउंट काबूल होगा और एक तरफ गैरीबाल्डी आमने सामने होगा। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी।
परंतु जब ये अभियान बनाता है, योजना बनाता है, उसी टाइम पे गैरीबाल्डी की मुलाकात काबूर से होती है और उसने काउंट काबूर की बात को मान लेता है और रोम के अभियान की योजना जो था उसको वो त्याग देता है। वो रोम पर आक्रमण नहीं करता है। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया और जो भी दक्षिण इटली को जीता था, सिसिली और नेपल्स को, वह गैरीबाल्डी ने बिना कोई समझौता किए, बिना कोई संधि किए हुए विक्टर एमेनुअल को सौंप देता है। गैरीबाल्डी ने दक्षिणी क्षेत्र के में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमेनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। जब गैरीबाल्डी विक्टर इमेनुअल को दक्षिणी इटली का राज्य सौंपता है तो गैरीबाल्डी को विक्टर इमेनुअल दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव देता है। विक्टर इमेनुअल गैरीबाल्डी को कहता है कि दक्षिणी क्षेत्र का शासक तुम ही रहो, परंतु गैरीबाल्डी इसे अस्वीकार कर देता है। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हो जाता है। वो अपना पूरा साम्राज्य संपत्ति वो विक्टर इमेनुअल को दे देता है और एक किसान का जीवन जीना शुरू करता है। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। तो जिस तरह से गैरीबाल्डी अपने देश में अपने इटली के एकीकरण के लिए जिस तरह से ये काम किया, जिस तरह से ये त्याग किया, जिस तरह से ये बलिदान दिया, इसके भावनाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खूब प्रचारित किया गया। इसको एक उदाहरण के तौर पर दिया गया, लोगों को बताया गया। यहाँ तक कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय थे, वो भी गैरीबाल्डी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गैरीबाल्डी की जीवनी भी लिखी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो गैरीबाल्डी का जो काम है वो कहीं ना कहीं भारत में भी उसका प्रभाव रहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका योगदान रहता है। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था और दुर्भाग्यवश देखा जाए तो काउंट काबूर भी इटली का एकीकरण नहीं देख पाया था। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमेनुअल ने स्वयं किया। तो रोम और वेनेशिया जो बचा हुआ राज्य था उसका एकीकरण स्वयं राजा जो शासक था पिडमाउंट का विक्टर इमेनुअल, उसी ने किया था। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध के कारण फ्रांस जो पोप को संरक्षण दे रहा था वो संरक्षण देना अब संभव नहीं था। विक्टर इमेनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। जब फ्रांस युद्ध में फंसा हुआ था प्रसा के साथ, तो रोम के जो पोप थे उसको जो फ्रांस का संरक्षण प्राप्त था वो अब संरक्षण देना फ्रांस के लिए संभव नहीं था और इस बात का फायदा विक्टर इमेनुअल उठाता है। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। अब जैसे ही पोप को फ्रांस से संरक्षण प्रदान होना बंद हो गया, वो अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमेनुअल ने पोप के वेटिकन सिटी के राजमहल को छोड़ करके बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई और रोम को इटली का राजधानी विक्टर इमेनुअल घोषित कर देता है, रोम को अपना राजधानी बना लेता है। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया, परंतु उस समय पे जब विक्टर इमेनुअल रोम पर कब्जा करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है तो पोप जो है पोप इस बात को स्वीकार नहीं करता है। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर विक्टर की स्थिति को स्वीकार कर लिया। परंतु एक और व्यक्ति था जिसका नाम है मुसोलिनी, उसने ही इस बात का
पूरा निदान किया और उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। वो ये घोषित कर दिया कि रोम जो है वो अब विक्टर इमैनुअल के पक्ष में, मतलब उसकी राजधानी है, इटली में उसका पिडमाउंट में उसका विलय हो गया है। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। तो फाइनली देखा जाए तो 1871 में जाकर इटली का एकीकरण हो गया था, जिसमें मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल का महत्वपूर्ण योगदान था। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी और ये जितना भी घटनाएं हुई उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रवादी चेतना ही सबसे ऊपर थी। लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना आई तभी इटली का एकीकरण हो पाया। तो 1871 में इटली का एकीकरण हो गया और ऐसा कहा भी जाता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी को मसीहा, काउंट काबूर को राजनीतिज्ञ और गैरीबाल्डी को तलवार के नाम से जाना जाता है। ये तीन वो महान व्यक्ति हैं जिनकी वजह से इटली का एकीकरण हो पाया। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।